वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम GSTR1 के स्टेप बाय स्टेप सारे हेड को काफी डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के साथ में इनका वन बाय वन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में GSTR1 के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इवन आपको सारे हेड्स के बारे में डिटेल के अंदर पता चल जाएगा। तो चलो भाई ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इन जनरल बात करूं तो ये तो सभी को पता ही होगा कि जो हमारी GSTR1 होती है वो कंप्लीटली सेल्स की रिटर्न होती है, यानी जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है उसकी पूरी डिटेल आपको GSTR1 में इनपुट करनी होती है। तो जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल के ऊपर GSTR1 को ओपन करते हो तो ये दो टैब होती है, ये आपके सामने आती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम GSTR1 को ओपन करते हैं तो ये दो टैब हमारे सामने आती है। तो फर्स्ट जो टैब आती है वो है ऐड रिकॉर्ड डिटेल, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी बिल आपको ऐड करने हैं करंट मंथ की रिटर्न के, यानी करंट मंथ का डेटा जो भी आपको ऐड करना है वो सारा का सारा आप इस टैब के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, आप इसे यूं समझिए कि कोई प्रीवियस मंथ में कोई डेटा आपने GSTR1 पे ऐड करके रखा है और उसमें कुछ गलतियां हो गई, उसको सही करने के लिए ये अमिटमेंट रिकॉर्ड डिटेल वाला टैब है, इस पे क्लिक करके डेटा को सही करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली और है, सर प्रीवियस मंथ का मतलब क्या हुआ? देखो बात को फिर से समझिएगा। करंट मंथ का डेटा तो ऊपर वाले टैब में चला जाएगा, ठीक है। प्रीवियस मंथ में आपने डेटा फाइल कर दिया, रिटर्न लग चुकी है, उसमें कोई गलती का आपको पता चला तो करंट मंथ की जो रिटर्न होगी उसमें सही करेंगे। प्रीवियस का मतलब क्या है? प्रीवियस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अभी मार्च की रिटर्न फाइल होगी, तो मार्च की रिटर्न में मैं कौन से प्रीवियस डेटा को सही कर सकता हूं? तो अप्रैल से लेके, यानी अप्रैल की GSTR1 में भी कोई आपने गलती करी हो, अप्रैल से लेके फरवरी तक का जो भी डेटा है, जो भी GSTR1 का डेटा है, उन सबको आप मार्च की रिटर्न यानी करंट मंथ की रिटर्न में सही कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर जो मार्च की रिटर्न जो मैंने गलत कर दी, मान लो उसमें कोई हेड के अंदर मैंने डेटा गलत फाइल कर दिया, R1 मुझसे गलत फाइल हो गई, उसको मैं सही कब तक कर सकता हूं? तो उसको आप सही कर सकते हैं 30 नवंबर तक। तो कहने का मतलब ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर अपना, जैसे मान लीजिए अभी तो करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एग्जांपल करते हैं कि 22-23 मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, यानी ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, इसकी गलतियों को मैं 30 नवंबर तक सही कर सकता हूं। यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो मेरा होगा 23-24 जो मेरा होगा फाइनेंशियल ईयर, उसका जो 30 नवंबर की जो डेट आएगी वहां तक मैं अपनी GSTR1 की गलतियों को सही कर सकता हूं। ज्यादा बढ़िया रहेगा कि मार्च की रिटर्न तक सब कुछ सही कर लो। फिर भी मार्च की रिटर्न में आप सब कुछ सही नहीं कर पाते तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी जो अभी 23-24 स्टार्ट हुआ है, इसकी अप्रैल की रिटर्न में भी आप गलतियों को सही कर सकते हैं। इवन आप 30 नवंबर तक इसको सही कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना है, जब आप GSTR1 को ओपन करते हैं और मान लीजिए कि करंट मंथ में आपने किसी भी प्रकार की सेल नहीं करी है, यानी आपकी कंप्लीटली नील रिटर्न है, तो उस केस में GSTR1 के अंदर ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फाइनल GSTR1, इसके ऊपर आपको टिक करना है और यहाँ पे जनरेट समरी का आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करके आप रिटर्न फाइल कर देंगे। यहाँ पे अपडेट मैं आपको दे दूं कि GST की रिटर्न नील फाइल कैसे करते हैं, उसका ऑलरेडी वीडियो मेरा बना हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलो भाई ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ऐड रिकॉर्ड डिटेल के ऊपर। तो जैसे ही ऐड रिकॉर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये सारे के सारे हेड है ये हमारे सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, वो ये है कि ये सारे हेड के अंदर डेटा इनपुट करना कंपलसरी है क्या? तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आप अपने माइंड में यही बिठा के रखें कि अगर आपकी की सप्लाई हुई है तो आपको ये सारे हेड फिल करना कंपलसरी है। अगर इनसे रिलेटेड कोई सेल्स का बिल आपने बनाया है तो ऐसे ये कंपलसरी नहीं है। तो काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, सर ये डॉक चढ़ाना जरूरी है क्या, ये वाला जरूरी है क्या, ये वाला जरूरी है क्या? तो आप अपने माइंड में यही बिठा के रखें सारे जरूरी है, ऑल टोटल जरूरी है, सब में डेटा एंटर करना आपको जरूरी है। अब मैं वन बाय वन इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला जो हमारा हेड आता है वो आता है B2B। B2B से समझने से पहले एक जनरल कस्टमर वर्ड है जो इंग्लिश डिक्शनरी का, इसको समझते हैं। जैसे अगर आप अकाउंटिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे जब कस्टमर वर्ड अपनो यूज करते हैं तो वहां पे 4 कैटेगरी आती है। एक तो आ जाती है हमारी B2B, एक हो जाती है B2C, एक हो जाता है हमारा कंज्यूमर और एक हो जाता है URD। तो यहाँ पे GST के अंदर कंज्यूमर URD कुछ नहीं है,
दो ही कैटेगरी है, एक तो B2B और एक B2C है। B2B का मतलब है वो बंदा जिसके पास में जीएसटी नंबर है, यानी आपका जो कस्टमर है उसके पास में जीएसटी नंबर है। मुद्दा ये नहीं है कि वो जीएसटी नंबर रेगुलर है, क्यूआरएमपी है, कंपोजिशन है, उस मैटर में ही हमें नहीं जाना। मुद्दा बस इतना ही है कि आपके कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर है। और दूसरी कैटेगरी हो गई कि उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे नहीं हो, हमें मतलब नहीं है। दो ही कैटेगरी है, फिर से रिपीट करूंगा। B2B वो कैटेगरी है जिस कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर है, B2C वो कैटेगरी है जिस कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर नहीं है। यहां पे बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे इस हेड के ऊपर अगर अपन बात करें, जो ये B2B लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे बंदे यानी ऐसा आपका कस्टमर जिसको आपने माल बेचा है और वो जीएसटी नंबर के ऊपर बेचा है, यानी आपने जो बिल बनाया है वो जीएसटी नंबर पे बनाया है, तो उसके जो ये सारे के सारे बिल है, पूरा बिल अपलोड होगा, वो सारे के सारे बिल है वो इस B2B के हेड में अपलोड होंगे। अब यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन आपका और आएगा, सर ये एसईजेड और डी क्या है? तो जनरली ये जीरो रेटेड्स को बिलोंग करते हैं, तो जीरो रेट वाली बात मैं आज की क्लास में नहीं करूंगा क्योंकि फिर क्लास की दिशा बदल जाती है। जीरो रेट का अपन एक अलग से सेगमेंट रख लेंगे। जो ये एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सप्लाई होती है, मर्चेंट एक्सपोर्ट हो गए, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गए, तो इनके ऊपर अपन सेपरेट क्लास करेंगे। वैसे भी ये सारे बिजनेसमैन को हिट नहीं करते, तो अपने माइंड में आप यूं बिठा लो कि अगर आप एसईजेड सप्लाई नहीं करते, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप सप्लाई नहीं करते, और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो आपका सारा काम आज की क्लास से हो जाएगा। तो ये वाला हेड हमारा कंपलसरी है, यानी अगर हम किसी जीएसटी नंबर वाले को माल बेच रहे हैं तो उसके सारे बिल आपको B2B में अपलोड करने हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा हेड आता है B2C लार्ज आता है। सर ये B2C लार्ज क्या है? देखो समझिए बात को। B2C जो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये तो आपको हिट कर ही गया कि ये वाला हेड बात कर रहा है कि मेरे कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर नहीं है। तो पहली चीज तो अपने माइंड में ये सेट कर लो कि जो मैं माल बेच रहा हूं वो ऐसे बंदे को बेच रहा हूं जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे लार्ज को इंडिकेट क्यों करना है? यहाँ पे आप यूं समझिए कि आपने कोई बिल बनाया और उसकी इनवॉइस वैल्यू है वो 2.5 लाख से अबोव है, यानी सिंगल इनवॉइस। सिंगल इनवॉइस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने कोई ऐसा इनवॉइस बनाया जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है और वो सप्लाई इंटर स्टेट की है, फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप किसी ऐसे बंदे को माल बेच रहे हो जो राज्य के बाहर का है और उसकी बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है, तो वो बिल B2C लार्ज में आएगा और उसके पास में जीएसटी नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको B2C लार्ज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मैं स्टेट के बाहर माल बेच रहा हूं और उसके पास में जीएसटी नंबर भी नहीं है जिस बंदे को बेच रहा हूं, लेकिन उसकी बिल की वैल्यू है वो 2.5 लाख से कम है, तो उस केस में वो बिल कहां अपलोड होगा? उस केस में वो बिल अपलोड होगा B2C अदर के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, B2C अदर क्या? एक्सपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा, हल्का फुल्का तो बताऊंगा ही, पहले इस B2C को कवर करते हैं। तो B2C अदर में क्या जाएगा? B2C अदर में जाएगा कि आपने ऐसे कस्टमर्स को माल बेचा है जिनके पास किसी के पास में भी जीएसटी नंबर नहीं है, चाहे वो इंट्रा हो यानी स्टेट के अंदर के हो, चाहे वो स्टेट के बाहर के हो। एंटायर इनवॉइसेज है, एंटायर बिल है, एंटायर जो डेटा है वो सारा का सारा अपलोड होगा B2C अदर के अंदर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, सर ऐसा कुछ तो आपने यहाँ पे भी बताया था। तो फिर से देखो, अब B2C अदर को शांति से समझते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज तो आप ये क्लियर कर लो कि जो B2C अदर है इसके अंदर जो हमारी इंट्रा स्टेट है और जो हमारी इंटर स्टेट है, यानी मैं चाहे राज्य के अंदर माल बेचूं चाहे राज्य के बाहर माल बेचूं, बस कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर नहीं होना चाहिए, वो सारे इनवॉइस B2C अदर में जाएंगे। ध्यान से सुनना है, B2C लार्ज के अंदर भी इंटर स्टेट के बिल्स आते। राज्य के बाहर में किसी ऐसे बंदे को माल बेच रहा हूं जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसको दो हेड इफेक्ट करेंगे, एक तो करेगा B2C लार्ज करेगा और एक करेगा B2C अदर। अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है, राज्य के बाहर का है और उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तब वो बिल जाएगा B2C अदर के अंदर। राज्य के बाहर का है, जीएसटी नंबर नहीं है और बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो बिल जाएगा B2C लार्ज में, सिर्फ इंटर स्टेट। अब यहां पे थोड़ा सा डाउट और क्लियर कर दूं,
अगर कोई इंट्रा स्टेट है और उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो चाहे बिल की वैल्यू कितनी भी हो, वो सारा का सारा डेटा B2C अदर के अंदर ही जाएगा। तो आई थिंक अब मैंने 2 से 3 बार रिपीट कर दिया है तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हेड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस दिए हुए हैं, तो जो भी हमारे देश के बाहर जो माल जाता है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंदर ही जाएगा, चाहे एलयूटी हो चाहे नॉन एलयूटी हो, सारे इनवॉइसेस इसी एक्सपोर्ट इनवॉइस के ऊपर जाएंगे। बाकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो और लेके आ जाऊंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है मेरा नेक्स्ट नील रेटेड। अब देखो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मैं आपकी क्वेरी क्लियर करता हूं। देखो समझिए, मुद्दा ये है कि ये सारे हेड के अंदर बिल अपलोड नहीं होते हैं, सारे हेड में बिल अपलोड नहीं होते हैं। कुछ हेड में तो पूरे बिल ही अपलोड होंगे और कुछ हेड में सिर्फ समरी वैल्यू आएगी। समरी वैल्यू क्या होती है, जैसे आप यूं समझिए कि आपने 10 बिल बनाए, उन 10 बिलों की जो सेल का जो टोटल है वो मान लीजिए 8 लाख रुपीज है, तो बस आपको ये 8 लाख रुपीज ही एंटर करने, इसको बोलते हैं समरी। और बिल टू बिल किसको बोलेंगे, आपने 10 बिल बनाए और उन बिल की इंटायर इंफॉर्मेशन आपको किसी हेड में अपलोड करनी है, उसको बोलते हैं बिल अपलोड करना। तो ये थोड़ा सा आप नोट कीजिए, मैं बी लिख रहा हूं, उस हेड में तो पूरा बिल अपलोड होगा, और जिस पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा इसका मतलब है उस हेड में सिर्फ समरी अपलोड होगी। तो B2B का जो हेड है इसमें बिल अपलोड होता है, B2C लार्ज में भी बिल अपलोड होगा, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में भी बिल अपलोड होगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड में भी बिल अपलोड होगा, इस अनरजिस्टर्ड वाले में भी बिल अपलोड होगा, और किसी भी हेड में बिल अपलोड नहीं होगा। बाकी सभी हेड के अंदर आपकी जो समरी वैल्यू है वो ही अपलोड होगी। तो ये B2C अदर आपको क्लियर हो गया होगा अब कि सिर्फ समरी वैल्यू अपलोड होगी। चलो भाई बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे मेरा पॉइंट आता है निल रेटेड। देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई ऐसा माल बेच रहा हूं जो निल रेटेड है, एग्जेम्प्ट है या नॉन जीएसटी से रिलेटेड है, उनकी जो सेल है वो सारी की सारी निल रेटेड के अंदर ही आएगी। अब इस बात को ध्यान से समझना है। मुद्दा ये है कि सर मैंने किसी जीएसटी नंबर वाले बंदे को माल बेच दिया, ठीक है, जीएसटी नंबर है उसके पास में, उस बंदे को मैंने माल बेच दिया और मैंने वो माल बेचा अप्रोक्स 2 लाख रुपीस का बेचा, और ये माल निल रेटेड था या ये माल एग्जेम्प्ट था। तो इस केस में ये इनवॉइस कहां जाएगा, इस केस में ये इनवॉइस B2B में नहीं जाएगा, ये निल रेटेड में जाएगा। सर मतलब ये ध्यान से सुनिए, अगर आपका जो इनवॉइस है, जिसको इनवॉइस नहीं कहते बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं, फिर भी जनरल लैंग्वेज में हम इनवॉइस वर्ड यूज कर लेते हैं, तो आपने कोई बिल बनाया और वो बिल आपका निल रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, चाहे वो B2B का हो चाहे वो B2C का हो, चाहे वो स्टेट के अंदर का हो चाहे वो स्टेट के बाहर का हो, वो सारे इनवॉइसेज है, उनकी जो समरी है वो सब निल रेटेड के अंदर ही अपलोड होंगे। तो आई थिंक ये डाउट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और निल रेटेड वाले इनवॉइसेस को जबरदस्ती B2B में एंटर नहीं करना है और ना ही B2C लार्ज में एंटर करना है। निल रेटेड का इनवॉइस, एंटायर निल रेटेड एग्जेम्प्टेड के जो इनवॉइस होंगे वो सारे के सारे इसी हेड में अपलोड होंगे। तो ये हेड भी आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। देखो इस रजिस्टर्ड का मतलब तो है B2B, मतलब सर मतलब ये वाला जो हेड है, यानी जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का जो ये हेड है, ये लिंक कर रहा है B2B को। किसको लिंक कर रहा है, B2B को लिंक कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स में कई बार ये पढ़ाया जाता है कि डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न है। देखो डेबिट नोट एक टर्म है और अलग अलग जगह इसका मतलब अलग अलग होता है, ये हम किसी अकाउंटेंसी की क्लास में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि ये आपको अंधविश्वास अपने माइंड में नहीं रखना है कि यहाँ पे डेबिट नोट वर्ड परचेज रिटर्न को इंडिकेट कर रहा है। देखो ये रिटर्न किस चीज की है, ये सेल्स की रिटर्न है। GST-R1 कंप्लीटली सेल्स की रिटर्न है, तो इसमें परचेज का कुछ भी नहीं आएगा। तो अब क्लियर हो रहा है, मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि इस डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न नहीं है। तो सर इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। देखो पहली चीज तो ये है कि ये रजिस्टर्ड जो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाला जो हेड है ये B2B को बिलोंग करता है। तो आप इसको यूं समझिए कि B2B से रिलेटेड कोई मेरा सेल्स रिटर्न है, यानी सेल्स रिटर्न, ठीक है एकदम सही वर्डिंग है, सेल्स रिटर्न है, या कोई एडजस्टमेंट है B2B से रिलेटेड, वो सारे के सारे इस हेड के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट का मतलब इन जनरल हम सेल्स रिटर्न कह सकते हैं, बाकी ये भी एक एडजस्टमेंट होता है।
डेबिट नोट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम किसी पार्टी को गुड सेल कर देते हैं और उस बिल के बिहाफ पे हमें कोई वैल्यू इंक्रीज करनी होती है, तो उस केस में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। या फिर आप इसे यूं समझिए कि आपने अपने किसी कस्टमर को, B2B वाले को आपने कोई माल बेच दिया, ठीक है, और उसका जो क्रेडिट डेज था यानी उधार का जो टाइम पीरियड था वो 1 महीने तक था और 1 महीने तक भी उसने पैसा नहीं दिया, तब आप उस पर किसी प्रकार की लेट फीस लगाओगे या इंटरेस्ट लगाओगे। तो वो जो इंटरेस्ट और जो लेट फीस आप लगाओगे उसके ऊपर, तो आपको उसका भी एक इनवॉइस बनाना होता है, उसको हम डेबिट नोट बोलते हैं, उस पर GST भी लगती है और उस डेबिट नोट को आप अपलोड करोगे इस हेड के अंदर। तो क्लियर हो गई, डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न नहीं है, किसी सेल्स बिल के बिहाफ पे आपको वैल्यू इंक्रीज करनी होती है, वो डेबिट नोट होता है। और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न भी होता है और इसको वैल्यू डिक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है एज ए एडजस्टमेंट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया हो। और बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट की टर्म को समझने के लिए क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा वीडियो भी आपके लिए लेके आना है या नहीं लेके आना। चलो भाई ठीक है, ये वाला हेड भी क्लियर हो गया और इसमें बिल अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हेड के ऊपर जाते हैं। इन जनरल आप इसे यूं समझ लीजिए, इन जनरल, कि ये वाला जो हेड है ये इस B2C लार्ज को ही बिलोंग करता है। तो जनरल बात इतनी सी है कि जो B2C जो लार्ज है, इससे रिलेटेड सेम सिचुएशन, अगर कोई डेबिट नोट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं या कोई रिटर्न है या फिर उसका कोई वैल्यू डिक्रीज करनी है इंक्रीज करनी है, तो वो सारा का सारा काम इस वाले हेड में होगा। तो ये जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड है, इन जनरल इसको B2C लार्ज से बिलोंग समझ लीजिए और ये वाला हो गया B2B का, और दोनों ही हेड के अंदर बिल अपलोड होते हैं। तो आई थिंक ये आपको डाउट क्लियर हो रहा है, बाकी मैं इनका प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट आता है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट होता है, बाकी मैं इस तरह से समझाऊंगा कि कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि जब भी तुम किसी पार्टी से एडवांस पैसा रिसीव करते हो और तुमने पर्टिकुलर उस मंथ के अंदर सेल्स इनवॉइस नहीं बनाया, तो उस केस में गवर्नमेंट को भी टैक्स का पैसा एडवांस देना है। तुम उस टैक्स का अमाउंट इस एडवांस रिसीव्ड की वैल्यू में, एडवांस रिसीव्ड के हेड में दिखा के पे करोगे। सर समझ में नहीं आया क्या बोल गए आप, ध्यान से सुनिएगा। तो मुद्दा ये है कि अभी मान लेते हैं कि अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं अप्रैल चल रहा है, चलो भाई ठीक है, और अप्रैल के अंदर कोई पार्टी हमें 8 लाख रुपीज एडवांस दे जाती है, ठीक है, और उस मंथ में अप्रैल के अंदर हम उसे सप्लाई नहीं दे पाते, उसकी जो डील है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर मंथ में हमने सेल्स बिल नहीं बनाया। अब ये जो 8 लाख रुपीज है जो मैंने एडवांस लिया है, तो मुझे क्या करना होगा कि मान लेते हैं कि इसके ऊपर GST है 18%, इंक्लूड GST मान लीजिए, तो इसकी जो GST 18% है वो इंक्लूड, वो मुझे कैलकुलेट करनी है मैनुअली और फिर उस हेड के अंदर मुझे इस टैक्स को ऐड करके पे करना पड़ेगा। तो ये डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर मान लो 5 अप्रैल को मैंने किसी पार्टी से 8 लाख रुपीज एडवांस ले लिए और 30 अप्रैल को मैंने उसको सप्लाई दे दी, यानी मैंने उसको बिल पकड़ा दिया, तो उस केस में वो सप्लाई है यानी वो जो ट्रांजैक्शन है 8 लाख रुपीज का, वो इस हेड में नहीं आएगा, वो हमारे B2B या अदर इन हेड्स के अंदर उनको हम दिखा देंगे। तो आई थिंक अब आपको डाउट क्लियर हो चुका है। अब यहां पे क्वेश्चन निकल के भी आ सकता है कि सर मैं अकाउंटिंग करता हूं और अकाउंटिंग के अंदर मैं जो ये एडवांस अमाउंट की जो एंट्री रिसीव करूंगा, इसकी एंट्री तो यही करूंगा कि जैसे सर बैंक अकाउंट DR टू पार्टी, तो ये जो मैं एंट्री करूंगा, इस एंट्री में तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज ही नहीं हो रही, तो फिर मैं पे कैसे करूंगा? तो यही मैंने आपको बताया है, वो ऑटोमेटिक लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। लायबिलिटी इंक्रीज तो तभी होती है जब आप सेल्स का बिल बनाते हैं, और इस ट्रांजैक्शन में सेल्स का बिल नहीं बन रहा है, तो मैन्युअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैन्युअली कैलकुलेट करके उस अमाउंट की जो टैक्स है इस हेड में दिखा के आप पे करेंगे। तो आई थिंक अब आपको ये एडवांस रिसीव्ड है, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं इससे रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन कवर होंगे इस नेक्स्ट हेड में। अब बात को समझिए, यहां पे जो मेरा नेक्स्ट हेड आ रहा है वो ये आ रहा है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस क्या है, ध्यान से समझिएगा।
जैसे समझिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अप्रैल मंथ के अंदर मैंने इस हेड के अंदर टैक्स की वैल्यू ऐड करी, यानी जबरदस्ती ऐड करी और फिर उसको पे कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मंथ आया यानी मई आया, मई मंथ के अंदर मैंने वो सप्लाई कंप्लीट कर ली। तो बात को समझिएगा, जैसे ही मई मंथ में वो सप्लाई कंप्लीट करेंगे तो उसका इनवॉइस बनाएंगे, वो इन्हीं हेड में किसी में तो अपलोड हो गई। मान लेते हैं B2B का ही है, तो आपने क्या करा कि वो इनवॉइस बनाया और वो आपने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। क्या कर दिया, B2B में अपलोड कर दिया मई मंथ में। अब यहां पे एक साइड इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट ये हुआ कि मई मंथ में जब आपने उसका इनवॉइस बनाया और इस हेड में वो जैसे ही ऐड हुआ, या मान लो इसकी, मान लो किसी भी हेड की, मान लो जिसमें सेल ऐड करते हैं, जैसे ही इस हेड में वो सेल ऐड हुई तो मुझे बताओ क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्स तो मैं अप्रैल में भी पे कर दिया और मई में भी ये जबरदस्ती इसमें ऐड हो गया। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस वाले हेड का यूज करना है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। मतलब ये हेड क्या कहता है, अगर तुमने किसी प्रीवियस मंथ के अंदर इस वाले हेड में एडवांस रिसीव्ड के अंदर कोई टैक्स पे किया एडवांस और अब तुम करंट मंथ के अंदर, वर्डिंग पे जाना, करंट मंथ के अंदर तुमने उसका इनवॉइस बना दिया है, तो वो टैक्स B2B यानी ऊपर वाले हेड में ऐड हो चुका है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए इसका जो टैक्स है वो इस हेड में डाल देंगे। मतलब सर, मतलब ये कि मान लेते हैं अप्रैल के अंदर आपने इसमें 8 लाख रुपीज ऐड किया, मई में उसका इनवॉइस बना दिया, तो इस वाले हेड के अंदर यानी B2B में वो 8 लाख रुपीज ऐड हो गया, डबल हो गया टैक्स। तो अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में वो 8 लाख रुपीज लिख देने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि गवर्नमेंट को मैंने बता दिया कि इसमें जो मैंने नया इनवॉइस 8 लाख रुपीज का जो चढ़ाया है, इसका टैक्स ऑलरेडी मैं प्रीवियस मंथ में पे कर चुका हूं और इसका एडजस्टमेंट मैंने यहां पे कर लिया है। तो इससे ये होगा कि करंट मंथ में इस 8 लाख रुपीज की लायबिलिटी ऑटो ही आपकी कम हो जाएगी। तो आई थिंक अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से मैंने बहुत ही आसान भाषा के अंदर आपको बताया है। अब यहां पे एक जनरल डाउट और लेते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा, आपके माइंड में ही आ रहा है कि सर मान लो उस वक्त तो एडवांस मेरे पास में 8 लाख रुपीज का आया, लेकिन मेरी जो मेरी सप्लाई हुई वो टोटल 12 लाख रुपए में हुई। तो मैंने तो क्या करा, अप्रैल के अंदर 8 लाख रुपीज पे करे और करंट मंथ के अंदर मैंने तो बिल इसमें 12 लाख का अपलोड करा। तो अब क्या करूंगा, अरे कुछ नहीं करना, 8 लाख तूने पहले जमा करा दिए, वो 8 लाख रुपए तू एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में लिख ले, डिफरेंस होगा वो इस महीने जमा हो जाएगा, बात खत्म, दिमाग पे को ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से ये डाउट क्लियर हो चुका है। चलो भाई बात को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट आता है HSN और डॉक्यूमेंट इशू। कई बच्चे बोलेंगे सर HSN जरूरी है क्या? मैंने क्या कहा, सारे हेड जरूरी है, अपने माइंड में बिठा लो। तो यहां पे क्या है कि HSN आपको अपलोड करने हैं, तो 2 कैटेगरी होती है, यानी जो भी हमारी इन्वेंट्री होती है, गुड्स होती है, उसके लिए HSN कोड दिए हुए होते हैं, जो भी सर्विस होती है उनकी SAC दी हुई होती है। तो HSN और SAC की कंप्लीट डिटेल आपको HSN वाइज समरी के अंदर अपलोड करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो भाई ठीक है, इतना ही है। इसमें HSN में तो रिपोर्टिंग पार्टी होता है, कोई खास नहीं होता। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इशू। सर डॉक्यूमेंट इशू क्या है? जो आप बिल बनाते हैं, यानी जो आपकी बिल बुक है, उस बिल बुक की जो सीरीज होती है वो सीरीज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब जैसे बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 4-4 बिल बुक होती है, जैसे मान लो कि आपका कोई शोरूम है, बड़ा शोरूम है, वहां पे आप मोबाइल फोन भी बेचते हैं, वहां पे आप LED भी बेचते हैं, वहां पे आप लैपटॉप भी बेचते हैं। तो इनके बिलिंग काउंटर आपने 3 कोनों में लगा के रखे हैं। तो मोबाइल वाली बिल बुक की सीरीज अलग रहेगी, LED वगैरह जो सेल हो रही है उनकी अलग होगी, लैपटॉप वगैरह की अलग होगी। तो जो आपकी सीरीज है, यानी आपने पूरे महीने में बिल बुक की सीरीज कहां से स्टार्ट करी, जैसे मान लो 100 से स्टार्ट करी, खत्म कितने पे हुई, 500 में हुई। इसमें बिल कैंसिल कितने करे भाई, 10 बिल कैंसिल करे। नेट कितने बने, वो नेट जितने बने वो डॉक्यूमेंट इशू के अंदर आप डाल देंगे। वैसे नेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, तो वो आप डॉक्यूमेंट इशू में ऐड कर देंगे। तो आई थिंक अब आपको ये सारे के सारे हेड स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं अमिटमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में कि अमिटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो अमिटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपने कोई प्रीवियस मंथ के अंदर कोई रिटर्न गलत फाइल कर दी है, किसी हेड के अंदर कोई डेटा इनपुट करा वो आपसे गलत हो गया है, तो आने वाली रिटर्न के अंदर आप उसे सही कर सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि मेरी करंट रिटर्न है वो अप्रैल की है या मार्च की है, मैं करंट मंथ में मार्च की रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरे प्रीवियस मंथ के अंदर जो भी मेरी जीएसटी R1 की गलतियां हैं उनको मैं अब करंट मंथ में सही कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मान लो कि अभी करंट रिटर्न है वो मार्च की है, ठीक है, और आपने इस मार्च की रिटर्न के अंदर ही मार्च का ही कोई इनवॉइस है वो इस B2B के अंदर ऐड करा और फिर आपको पता चला कि वो गलत हो गया है, तो उसको सही करने के लिए इस अमिटमेंट B2B इनवॉइसेस का यूज नहीं करना है, आपको सिंपली इस हेड को ओपन करके उस बिल को आप चाहे एडिट कर लो या डिलीट करके उसे दोबारा ऐड कर दो। मुद्दा ये है कि जो डेटा फाइल हो चुका है, पोर्टल पे पहुंच चुका है, उसको सही करने के लिए नेक्स्ट मंथ में आपको अमिटमेंट रिकॉर्ड डिटेल में जाना होता है। तो डिटेल से समझते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा। तो बिल वाले जो हेड है, यानी जिन हेड्स में इनवॉइस अपलोड होते हैं, यानी एक तो B2B इनवॉइसेस में होता है, लार्ज में होता है, एक्सपोर्ट में होता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में होता है, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में होता है। इन सब के जो नॉर्मल वाले हेड हैं इन सब में इनवॉइस अपलोड होते हैं। सेम जब हम अमिटमेंट भी करेंगे इन हेड का, जिनके ऊपर मैंने BB लिखा हुआ है, इनमें भी इनवॉइस ही अपलोड होगा। तो इन सब का तरीका सेम है, यानी ये जो सारे तरीके इन सब के इन सभी हेड के जो तरीके हैं वो सबके सेम है अमिटमेंट करने को। बात को समझिएगा, देखो बात समझिए। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो हम ये कहते हैं कि कोई इनवॉइस रॉन्ग हो गया हो तो उसको आप सही कर लीजिए नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलती। तो गलती का मतलब क्या हुआ? तो दो तरह की गलतियां हो सकती है। वो क्या हो सकती है? गलती नंबर फर्स्ट, कोई इनवॉइस आप भूल गए हैं, फॉरगॉट कर गए हैं, एक तो ये हो गई। सेकंड, कोई इनवॉइस आपने रॉन्ग अपलोड कर दिया, उसका SR नंबर रॉन्ग है, उसकी कोई डेट रॉन्ग है, GST नंबर रॉन्ग है, उसकी कोई वैल्यू वगैरह रॉन्ग हो गई, या फिर आपने कोई उसकी जो है या फिर उसकी कोई रेट है, इसे यूं समझ लीजिए कि कोई इनवॉइस था उसमें 12% और 18% दोनों की वैल्यू थी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपलोड करी 5% की वैल्यू ही अपलोड कर दी। तो कोई भी गलती हो बिल से रिलेटेड, वो सारी गलतियां आप सही करोगे अमिटमेंट में। ध्यान से सुनिएगा, जो इनवॉइस अपलोड हो चुका है इसमें ही तो गलती होगी ना। जो इनवॉइस अपलोड ही नहीं हुआ वो गलती नहीं है, यानी प्रीवियस मंथ में कोई इनवॉइस आपका अपलोड हो चुका है और उसमें किसी भी प्रकार का आपको रेक्टिफिकेशन करना है, उसकी गलतियों को सही करना है। तो यहां पे यूं समझना है कि कोई इनवॉइस अगर अपलोड है और उसमें गलती है तब तो आप B2B अमिटमेंट में जाके उसे सही करेंगे। और अगर कोई इनवॉइस अपलोड ही नहीं हुआ, जैसे प्रीवियस मंथ का कोई इनवॉइस आपने अपलोड ही नहीं किया, तो जो करंट मंथ की जो रिटर्न होगी उसमें उस पर्टिकुलर हेड में जाके उसे ऐड करेंगे। यानी ये जो मैंने हेड बताए जिन पे BB लिखा हुआ है, इनका कोई इनवॉइस रॉन्ग अपलोड है तो नीचे वाले में जाके उनको सही कर लो, और इनका कोई इनवॉइसेस प्रीवियस मंथ में अपलोड ही नहीं हुआ तो करंट मंथ की जो ये नॉर्मल वाले जो हेड होते हैं इनमें उसकी जो बिल को ऐड करना है। बिल को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो चुका है। अब ये बाकी वाले हेड के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर समरी अपलोड होती है। यानी हम बात कर रहे हैं B2C की, हम बात कर रहे हैं एडवांस रिसीव्ड की, हम बात कर रहे हैं एडवांस की, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस की। ये तीन हेड बच रहे हैं बस, और कोई हेड नहीं है। इनमें क्या सिनेरियो? तो देखो इनमें समरी अपलोड होती है। जब समरी अपलोड होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ना किसी प्रकार की वैल्यू अपलोड होती है। अब वैल्यू कोई अपलोड हो रही है तो या तो वो सही हो रही है या गलत हो रही है। देखो समझिए कि 8 लाख रुपीज आपको अपलोड करने थे और आपने अपलोड कर दिए 9 लाख रुपीज, तो यहाँ तो वैल्यू तो रॉन्ग ही है ना। वैल्यू रॉन्ग ही है, करने 8 लाख थे कर दिए 9 लाख, तो वैल्यू अपलोड होगी या तो ज्यादा होगी या कम होगी। 8 की जगह या तो 9 कर दिए और 8 की जगह आपने 7 कर दिए, या वो उस हेड में आपने वैल्यू अपलोड ही नहीं करी। तो इन तीनों हेड के अंदर वैल्यू गलत होती है और इन तीनों की गलतियों को सुधारने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अमिटमेंट में ही जाना होता है। मतलब अगर आपने बिल की जो समरी है वो अगर आपने ज्यादा अपलोड कर दी तब भी आप इन तीनों हेड के लिए अमिटमेंट में जाएंगे, और अगर आपने बिल की वैल्यू कम अपलोड कर दी तब भी उसको सही करने के लिए अमिटमेंट में ही जाएंगे। छोटा सा एक लाइन फिर से रिपीट कर दूं, ये जो बिल वाले जो हेड है इनमें क्या है, अगर कोई बिल आपने रॉन्ग अपलोड कर दिया तब तो अमिटमेंट में जाना है, और अगर कोई बिल भूल गए हो तब उस करंट मंथ में ऐड न्यू यानी ऊपर वाले जो हेड है इन्हीं में ही जाके उस वैल्यू को अपलोड करनी है। स्टेटमेंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।
तो ये मैंने वन बाय वन सारे के सारे जो हेड हैं ये आपको थ्योरी में डिटेल में समझा दिए। अब इनका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इनमें डेटा अपलोड कैसे होगा, इन हेड को ओपन करने के बाद में क्या क्या वैल्यू हमें रिक्वायर, क्या क्या वैल्यू की हमें नीड रहेगी। जीएसटी पोर्टल ओपन करने के बाद में आपको रिटर्न फाइलिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे वो मंथ हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ का हमें रिटर्न फाइल करना है और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से स्क्रीन आपके पास में आएगी। यहाँ पे हम प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से सारे हेड दिखाई दे देंगे। कमिटमेंट रिकॉर्ड छुपा हुआ होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है, फिर ये सारे के सारे ओपन होते हैं। अब जैसे मान लो आपको B2B के हेड में वैल्यू एंटर करनी है तो आप क्या करेंगे, इस B2B के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उस क्लाइंट का जीएसटी नंबर टाइप कर देना है जिसका आपको इनवॉइस बनाना है। जीएसटी नंबर टाइप होने के बाद में ये मास्टर्स के बारे में आपसे पूछता है। ये मास्टर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मास्टर आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई लेजर बना रहे हैं। जैसे मान लो आप ज्यादातर काम पोर्टल के ऊपर ही करते हैं, ऑफलाइन टूल मान लो या ऑनलाइन ही आप सारा का सारा डाटा फैच करते हैं। तो सीन ये होता है कि मान लो इस जीएसटी नंबर पे आपकी एक सेल और हुई है तो उस केस में ये हर बार आपको जीएसटी नंबर पूरा लिखना होता है और जनरली हमें जीएसटी नंबर याद भी नहीं रहते। तो उस पार्टी के नेम से आप इसे सेव कर सकते हैं। यानी मैं ऐड टू मास्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वैसे तो इसका जो जीएसटी फॉर्म का जो नेम होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, फिर भी आप अपने हिसाब से भी कोई नेम रख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट लिखा और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब दोबारा आपको इस जीएसटी नंबर की नीड रहेगी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपने नेम लिखा था वो आप XYZ लिख दीजिए और आप देख सकते हैं कि ये डाटाबेस में सेव हो चुका है। तो ये काफी कमाल का फीचर है। के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, डेटा आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका इनवॉइस नंबर होता है वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जो भी आपकी डेट है इनवॉइस की वो इनवॉइस डेट ले लेंगे। अब ऐसे मान लेते हैं कि ये इनवॉइस भूल गया था मैं और ये फरवरी का इनवॉइस है तो उस केस में डेट पे ले लो और जो फरवरी की जो डेट है जो प्रॉपर इनवॉइस की डेट है वो अपलोड कर दो। बस सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं करंट का है या प्रीवियस का है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनवॉइस डेट डाल दी। यहाँ पे इनवॉइस की प्रॉपर वैल्यू लिखनी है, जो कंप्लीट वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इनवॉइस वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे पूरा पीओएस का ध्यान रखना है। इसको अपनो प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब अकाउंटेंसी में भी पीओएस आता है जिसको अपनो पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। तो काफी बार मैं इसको पॉइंट ऑफ सेल बोल देता हूँ। जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई फर्म है, जैसे ये महाराष्ट्र की फर्म है और इसका जीएसटी नंबर तो महाराष्ट्र का ही है, लेकिन इसने जो ये गुड्स मंगाया उसकी जो एड्रेस था, सप्लाई का जो एड्रेस था वो मान लेते हैं राजस्थान का है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि मान लो सप्लाई दूसरी जगह की हो और आप वो का वो डाल दो, तो इसका ध्यान रखना है। ये इशू ज्यादातर ऑनलाइन वाले काम में आता है कि मान लो जीएसटी नंबर था वो तो था मान लो हरियाणा का था और उसने अपनी फियोंसी को मोबाइल गिफ्ट करा तो उसने वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस था वो गोवा का डाल दिया या मान लेते हैं गुजरात का डाल दिया। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। B2B वाले में ज्यादा ध्यान रखना होगा, ऑनलाइन वाले में ध्यान रखना होता है। बाकी कोई खास इशू नहीं आता, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो भाई नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारी जीएसटी रेट्स होती है वो सारी आ जाती है। 12% का माल भी था इसके अंदर। जैसे मान लो 8,500 5,800 12% का था, 18 का भी था। तो वो आप यहाँ पे एंटर करके और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप सारे B2B के बिल इसमें एंटर कर लेंगे। चलो भाई अब आगे वाले को देखते हैं। तो मैं बैक आ गया हूं और यहाँ पे मैं B2C लार्ज आपको बताता हूँ। इनवॉइस में सेव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं इसका बस जनरल आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। और अगर आपको नीड है कि मैं प्रॉपर एक ओरिजिनल डेटा के साथ में पूरी प्योर एक फाइलिंग का भी वीडियो लेके आऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना। चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पे B2C लार्ज का इनवॉइस कैसे चढ़ाएंगे, सीधा आपको B2C लार्ज के ऊपर क्लिक करना है। तो B2C लार्ज पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐड रिकॉर्ड का बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो सेम इस तरह से आपके पास में ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, यानी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सेम जिस स्टेट में आपने सप्लाई दी वो सेलेक्ट कर लोगे, उसका इनवॉइस नंबर डाल दोगे। तो जनरल जो बिल की जो डिटेल्स होती है वही सेम आपको इनवॉइस डेट यहाँ पे डालनी है, इनवॉइस वैल्यू डालनी है, जो भी उसकी जीएसटी रेट है वो डाल के आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जितने भी ये हेड है जिनमें इनवॉइस अपलोड होते हैं वो सारे इसी तरह से होते हैं। फिर भी मैं हल्के हल्के आपको बता देता हूं। अब दूसरा वाला हेड खोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में एक्सपोर्ट इनवॉइस आता है। इसके एक्सपोर्ट इनवॉइस में भी ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो
तो यहाँ पे ये पोर्ट कोड वगैरह भी आपको डालने होते हैं, तो मैं एक्सपोर्ट क्लास में आपको सेपरेटली बता दूंगा। और यहाँ पे जो LUT नॉन LUT वाला था, जो पेमेंट और नॉन पेमेंट वाला था, वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अब काफियों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये LUT नॉन LUT पेमेंट नॉन पेमेंट क्या है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कहते हो तो मैं सेपरेट एक्सपोर्ट की वर्किंग का एक पूरा प्रॉपर वीडियो ही लेके आ जाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और यहाँ पे सेम जो भी सप्लाई है वो रेट आप वहां पे लिख देंगे। तो अब आपको हल्का हल्का आइडिया हो गया होगा कि जिन भी इनवॉइसेस में बिल अपलोड होते हैं उन सबका तरीका इसी तरह से होता है। तो अब हम बात करते हैं समरी वालों की, यानी समरी का ओपन करके देख लेते हैं, HSN का ओपन करके देख लेते हैं, उनमें हम डेटा किस तरह से इनपुट करेंगे, डॉक्यूमेंट इशू इनपुट कैसे करेंगे, वो भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो चलो भाई बैक आ जाते हैं। अब जैसे हम पहले पकड़ते हैं B2C को पकड़ते हैं, ठीक है। तो मैं B2C अदर को खोलता हूं। अब जैसे B2C अदर को ओपन करके मैंने एड डिटेल पे क्लिक करा, इस तरह से आया। तो सेम प्लेस ऑफ सप्लाई लेनी है, जिस स्टेट में मान लिया है उसके यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देंगे और यहाँ पे टैक्स की रेट ले लेंगे, बस इतना ही है। तो B2C के अंदर आप लोगों को इनवॉइस वैल्यू की डेट की कुछ नहीं होती, प्रॉपर एक स्टेट की रेट वाइज कितना डेटा बना वो यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे मान लेते हैं हरियाणा के अंदर, जैसे मान लेते हैं हरियाणा में मैंने 12 और 18 दोनों की सप्लाई करी, तो पहले 12 वाली इनपुट कर लो, यहाँ पे सेव होने के बाद में आप दूसरी सप्लाई ले लो, सेम हरियाणा को दोबारा ले लो। तो मैंने ये हरियाणा दोबारा ले लिया। सेम टैक्स रेट तो नहीं लगेगा, सेम टैक्स रेट लगाओगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि एक टैक्स रेट का एक ही डेटा आएगा। और जो दूसरा टैक्स रेट है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दी और यहाँ पे दूसरा टैक्स ले लेते हैं 28 का ले लेते हैं, तो सेम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा, वो भी रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा। तो 1 बाय 1 में इस तरह से इनपुट कर लूंगा। अब नील रेटेड का ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए नील रेटेड आ चुका है, इसे ओपन करते हैं। तो जब नील रेटेड को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई सारे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन भी आ चुका है और अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आ चुका है। और यहाँ पे सबके कॉलम दिए हुए हैं कि नील रेटेड के रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे डालोगे, एग्जेम्प्टेड यहाँ पे डालोगे, नॉन GST यहाँ पे डालोगे। अब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान लो कि आपने नील और एग्जेम्प्ट को मिक्स करके लिख दिया, यानी नील और एग्जेम्प्टेड की दोनों की वैल्यू साथ में ऐड करके आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो उससे कोई इशू नहीं आएगा, कोई जघन्य अपराध नहीं करा आपने, डाल दिया, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, साथ में भी लग सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं आएगा। बस थोड़ा सा वर्किंग प्रॉपर हो जाए तो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को इंट्रा और इंटर को अलग अलग मेंशन कर लेना। चलो भाई ठीक है, नील रेटेड वाला भी आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हालांकि मुझे इसको अमिटमेंट के साथ में बता देना चाहिए था, मेरे भी माइंड से निकल गया। जैसे नील रेटेड को ओपन करा तो माइंड में आया, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जब अपन अमिटमेंट रिकॉर्ड्स को देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नील रेटेड का कोई अमिटमेंट का हेड नहीं देके रखा और ना ही HSN और डॉक्यूमेंट इशू का कोई अमिटमेंट का हेड देके रखा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गलती भी नहीं कर सकते क्या? तो हाँ, समझ सकते हैं, नहीं कर सकते, जघन्य अपराध हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो गलतियां हो ही जाती है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली चीज तो वही है कि गलती दो ही तरह की होती है। पहली गलती तो ये होती है कि वैल्यू आपने इनपुट ही नहीं करी है, रॉन्ग इनपुट कर दी। तो मैं आपको दो तरह के सॉल्यूशन देना चाहूंगा। अगर आपने नील रेटेड की वैल्यू किसी मंथ में ऐड नहीं करी है, तो जैसे मान लो करंट मंथ में आपको 10,000 करनी थी, नहीं करी, और नेक्स्ट मंथ में 20,000 करनी है, तो 10,000 बढ़ा के कर लो, ठीक है, यानी उसको ऐड करके कर लो, जिससे कि ओवरऑल बैलेंस आपका बराबर आ जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जो इसकी GSTR 9 होगी उसमें वैल्यू डाल देंगे और जो टर्नओवर है हमारा, जो हमारा अकाउंट्स है, उससे मैच करा लेंगे, बात खत्म। तो ये दो तरीके हैं। सेम यही चीज HSN पे लागू है सर। पर्टिकुलर करंट मंथ में मैं HSN अपलोड करना भूल गया, अब क्या होगा, जघन्य अपराध हो गया। तो इसका वही है कि नेक्स्ट मंथ में तुम दोनों मंथ का ऐड करके लिख लो, या फिर GSTR 9 के अंदर अकाउंट्स के हिसाब से हम उसको मैच करा देंगे। तो फिर यही तरीका बचता है और कोई तरीका नहीं है। सेम वही डॉक्यूमेंट इशू, तो यही वो इलाज है। तुमने अगर करंट मंथ में भूल गए हो तो नेक्स्ट मंथ के अंदर वो ऐड करके लिख लो, यानी दोनों मंथ का साथ में दे दो। तो बस ये जुगाड़ी है और कोई वैसे इसका प्रॉपर तरीका नहीं है। चलो भाई क्लियर हुआ। तो सेम ही क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, इसका भी एक ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए आपका। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का जो नंबर होता है वो यहाँ पे एंटर करना होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नोट किस चीज का है ये आपको मेंशन करना है, यानी क्रेडिट का या डेबिट का है, ये चीज मेंशन करनी है। फिर से बता दूं, इस डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको ये। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेम ये सारे हेड अब सेम इसी तरह से हैं। और अगर मैं बात करूं एडवांस रिसीव्ड की, तो चलो इसको भी देख लो, जब सबको ओपन कर ही लिए हैं। और जब मैं इस हेड को ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर आपको, मतलब जो आपने सप्लाई करी है, बस आपको समरी बैलेंस देना होता है, कौन से बिल में कितना हुआ है वो आपको नहीं देना होता। सीधा सीधा जो भी आपने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दो। जैसे आपने 15,000 मेंशन किए, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया और उसको सेव करके आप जमा करा दो।
तो सेम इसी तरह से आप एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में भी इसी तरह से एडजस्ट होगा। सिंपल आपको वैल्यू इनपुट करनी होती है, सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे HSN के अंदर आपको बस उसके कोड डाल के ऐड करने होते हैं। और जब हम डॉक्यूमेंट इशू को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपकी आउटवर्ड सप्लाई आ जाती है, अनरजिस्टर्ड वाली आ जाती है। लेकिन सिंपली कम से कम आउटवर्ड सप्लाई चढ़ा लो अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हो तो। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको बस SR नंबर वगैरह डालना होता है और वो वैल्यू प्रॉपर वे में इनपुट हो जाती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको लगभग जो एक जनरल वे के अंदर पूरा प्रैक्टिकल आपको बताया है कि किस तरह से इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। फिर भी मैं कहता हूं अगर आप चाहते हो कि मैं ओरिजिनल डेटा के साथ में प्योर एक फाइलिंग आपको दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उस तरह से उससे रिलेटेड भी हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे। चलो भाई ठीक है, अब अमिटमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं कि अमिटमेंट कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो बिल वाले जो हेड है इन सबका एक ही तरीका अमिटमेंट करने का और समरी वालों का एक ही तरीका है। तो एक तो हम B2B ओपन कर लेते हैं और एक B2C ओपन कर लेते हैं, तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम B2B इनवॉइसेस के ऊपर आते हैं और जैसे B2B इनवॉइस को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले तो फाइनेंशियल ईयर पूछेगा कौन से फाइनेंशियल का बिल को एडिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 22-23 आएगा क्योंकि और तो कोई बचा भी नहीं है। और उसका इनवॉइस नंबर आप लिखोगे तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई बिल अपलोड ही नहीं किया है तो उसका अमिटमेंट भी कैसे होगा, अपलोड होना जरूरी है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिख के अमिटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कर लोगे और आपका काम हो जाएगा। यानी उसकी जो वैल्यू है वो आप एडिट कर देना, सिंपल आपको उसके नंबर, आपको बस इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिख के अमिटमेंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना और जो करंट जो उसकी वैल्यू है वो आप इनपुट कर देना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो मुद्दा ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप ये कह रहे हो कि सर कोई GST नंबर के ऊपर मैंने कोई सेल अपलोड करी पहले 60,000 की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और एक्चुअल में उसके ऊपर जो सेल थी वो 80,000 की थी। तो मुझे अमिटमेंट में क्या लिखना है, यानी 60 - 80 और जो वैल्यू बची 20,000 रुपीज वो ऐड करूंगा? नहीं, वो नहीं करना है। अमिटमेंट का मतलब होता है कि अब ये है, अमिटमेंट का मतलब होता है अब ये है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट बस इतना सही हुआ कि आपने पहले 60,000 अपलोड करके रखा है, वो आपका गलत है। और अब आप ये कह रहे हो कि मेरे इस बिल की जो सिचुएशन है अब ये है, यानी आपको प्रॉपर जो अकाउंट्स में जो दिखा रहा है वही आपको अपलोड करना है। जैसे B2C की बात करते हैं, B2C के अंदर 12% के अंदर आपने अपलोड किया हुआ 60,000 रुपीज और आपको पता चला कि अकाउंट्स के अंदर 12% के अंदर वैल्यू है 80,000 रुपीज। तो इस केस में ये मत कर देना अमिटमेंट में जाके 12% में आप 20,000 लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अमिटमेंट का मतलब होता है अब ये है तो आपके अकाउंट्स में कितना है, अकाउंट्स में आपका 80,000 है, डाला हुआ कितना था 60, इसको अमिटमेंट इसका अमिटमेंट ओपन करोगे और वैल्यू एंटर कर दोगे अकाउंट्स के हिसाब से 80,000। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलो भाई पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पे एक मैं ओपन कर देता हूँ B2C अदर का, और ये मैंने B2C अदर ओपन कर लिया है। यहाँ पे सिंपल आपको 22-23 और यहाँ पे जैसे मान लो जनवरी के अंदर आपने डेटा नहीं डाला, कौन से स्टेट का नहीं डाला, जैसे दिल्ली का नहीं डाला, ओपन कर लिया। फिर अमिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई डेटा ही नहीं है। अगर डेटा होता तो उसकी टेबल आ जाती और उस टेबल को हम एडिट कर देते। अब यहाँ पे सिनेरियो है कि मैंने डेटा डाला ही नहीं था, तो भैया जी अब डाल ले, ऐड POS। जैसे ही ऐड POS पे क्लिक करोगे इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, डाउन कर लो और कौन सी सप्लाई में तुम्हें कितना कितना डेटा डालना है वो वैल्यू इनपुट करके तुम सेव कर दो और फिर रिटर्न को फाइल कर दो। तो ये सेगमेंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में और शेयर करता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अप्रैल के अंदर हम 10 वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। एक हो चुका है आज का, तो बाकी जो 9 वीडियो इस पूरे महीने में हम आपको दे देंगे। तो उनको टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि कुछ हम टॉपिक आपके डिमांड से भी उनके वीडियो हम बना देंगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए। तो 2 वीडियो हम आपके हिसाब से बना देंगे, बाकी हम सारे हमारे हिसाब से बना देंगे। तो ये मैंने GSTR1 का आपको पूरा सेगमेंट करा दिया है। तो अब अगर आपको GSTR1 की ओरिजिनल फाइलिंग का डेटा के साथ में भी देखना है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और इसी के साथ में अगर आपको यूं चाहिए कि सर जैसे 3B की सारी टेबल्स है उनको भी 1 बाय 1 आप एक डिटेल वीडियो भी दे दें, तो वो भी हम आपके लिए ले आएंगे, बस आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। चलो भाई ठीक है, और इसके साथ में आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।